नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बढ़त के बाद आखिरी घंटे में फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। ऑटो शेयर्स में अच्छी खरीदारी। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयर्स पर दिखा दबाव। अमेरिका से रिश्ते सुधरने की उम्मीद और जीएसटी कटौती से पहले ही कंपनियों के दाम घटाने से टॉप गियर में ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर्स। 3% से ज्यादा उछला निफ्टी ऑटो इंडेक्स। 12 सितंबर को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक पर बाजार की नजर। सूत्रों के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर होगा फोकस। बड़े आईपीओ में कम हिस्सा बेचने पर मिल सकती है छूट। टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील में आज होने वाली ब्रिक्स वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी होंगे बैठक में शामिल। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल में बड़ा बवाल। सड़क से लेकर संसद के अंदर तक छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन। आगजनी और फायरिंग में 14 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। ओली सरकार ने बुलाई आपात बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी। 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में 3 जवान घायल। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर। हिमाचल के मंडी में बादल फटा। उत्तराखंड में बादल फटने और कई जगह लैंडस्लाइड से बड़ी लोगों की मुसीबतें। अगले 48 घंटे गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। आज बढ़त के बाद आखिरी घंटे में बाजार फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी ने ऊपरी स्तर से फिसलकर क्लोजिंग ली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। मार्केट की पूरी जानकारी बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर बाजार की इस टाइम पे बात करी जाए तो हालांकि फर्स्ट हाफ में बाजार ने अपने हाई लेवल्स में संभलने की कोशिश की थी, लेकिन एंड तक आते आते बाजार में हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन फाइनली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार जो है इस टाइम पे इन ग्रीन जाके बंद हुआ है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो आईटी में आज थोड़ा सा जो कंस्ट्रेन है वो बना हुआ था, लेकिन इस टाइम पे बात करें रियलिटी पैक की तो वहां पे जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो निफ्टी में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और आयशा मोटर यानी कि कंप्लीट जो ऑटो पैक है उसने अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को दिया है। बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म के चलते जो रेट कट आया है गाड़ियों को लेके, उससे जो सेंटिमेंट्स है काफी ज्यादा सुधरते हुए नजर आए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो ट्रेंड, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया और कोल इंडिया में आज हमें स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है। बात कर ली जाए अगर मिड कैप की तो मिड कैप में भारत फॉर्ज में अच्छे खासी गेन्स देखने को मिले हैं। अशोक लेलैंड, आईडीबीआई बैंक और एक्साइड इंडस्ट्री भी आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री में करीबन 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, इनफैक्ट पूरे ही आईटी पैक में चाहे आप लार्ज कैप की बात करें चाहे मिड कैप की बात करें तो गिरावट देखी गई है। पीवी फिनटेक और मैक्स हेल्थ केयर में भी आज करीबन 1.5% की गिरावट देखी गई है। यानी कि पहला जो हम दिन माने, हफ्ते का कारोबारी दिन माने तो एक स्लाइटली जिगजैग के साथ ही बंद हुआ है। जीएसटी घटने से पहले ही ऑटो कंपनियों ने गाड़ियों के दाम घटा दिए हैं। जीएसटी कटौती का फायदा ऑटो शेयर्स में देखने को मिल रहा है। आखिर कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, बता रही हैं दीपाली राणा। फाइनली अब कंपनियों ने जो प्राइस कट है वो पास ऑन करना शुरू किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी प्राइस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2 व्हीलर्स की तरफ से अभी भी प्राइस कट अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की तरफ से अभी भी आंकड़ों का इंतजार हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो प्राइस कट किया है वो इमीडिएटली लागू हो गया है। 6 सितंबर को इन्होंने प्राइस कट अनाउंस किया, इमीडिएटली लागू कर दिया। इकलौती ऑटो कंपनी है जिसने ये अनाउंस किया है। वहीं बाकी कंपनीज ने प्राइस कट तो अनाउंस किया है लेकिन 22 सितंबर से ही वो एप्लीकेबल होगा। हालांकि ज़्यादातर कंपनीज का कहना यह है कि आप अभी जाइए, बुक कराइए, लेकिन जो फाइनल इनवॉइसिंग होगी 22 सितंबर और उसके बाद प्राइजेस तब के लागू होंगे। अब किस गाड़ी पर कितनी कीमत कम हुई है तो पहले तो ओवरव्यू आपको दे देते हैं। कम से कम 65,000, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख तक की कीमतें कम हुई हैं गाड़ियों पर। महिंद्रा की गाड़ियों पर 1.5 लाख तक की कटौती हुई है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर भी अगेन 1,45,000 तक। हुंडई की गाड़ियां 2.5 लाख तक सस्ती हुई हैं। टोयोटा 3.5 लाख तक सस्ती हुई हैं गाड़ियां। वहीं अगर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो स्कोडा की गाड़ियां 6 लाख तक सस्ती हुई हैं। BMW की गाड़ियां 9 लाख तक। वहीं मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां
11 लाख तक सस्ती हुई है। एस क्लास है जो कि 11 लाख रुपए सस्ती हुई है। अब हम उन गाड़ियों की बात करें जो कि मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उन स्पेसिफिक मॉडल्स पे कितनी कम हुई हैं, तो उसमें शुरुआत महिंद्रा के साथ कर लेते हैं। थार या फिर थार रॉक्स, एंटायर रेंज में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,35,000 तक का हुआ है। स्कॉर्पियो एन में जो रिडक्शन हुआ है वो 1,45,000 का अगेन, और महिंद्रा एक्सयूवी में 1,43,000 का रिडक्शन किया गया है। ये वो गाड़ियां हैं महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वहीं टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखेंगे तो ऑल्ट्रोज छोटे सेगमेंट में 1,10,000 कीमत यहाँ कम हुई है, पंच पर 85,000 कीमत कम हुई है, और जो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकती है वहाँ पर 1,55,000 तक कीमत कम की गई है। Hyundai में i20 में 98,000 की कटौती हुई है। क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, ना ही सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में बल्कि Hyundai के लिए भी यहाँ 72,000 कीमत कम हुई है, और अल्काज़ार में भी 75,000 तक की कीमत कम हुई है। टोयोटा लिस्टेड एंटिटी नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर और इनोवा की काफ़ी बिक्री होती है, और ये लीडर्स है अपने अपने सेगमेंट में, इसीलिए मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर्च्यूनर पर अब 3.5 लाख रुपए की कटौती हुई है प्राइसेस पर, इनोवा क्रिस्टा पर लगभग 2 लाख, और इनोवा हाई क्रॉस पर 1.25 लाख तक की कटौती की है कंपनी ने। इनफैक्ट क्विकली मैं 2-3 चीज़ें वीरू और बता दूँ। फाडा के जो नंबर्स आए हैं अगस्त के, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो अगस्त की सेल्स थी वहां पर मॉडरेट ग्रोथ रही है 2 से 2.5% के आसपास ही। कंज्यूमर्स होल्ड कर रहे थे अपनी बाइंग। हालांकि टू व्हीलर्स में इंक्वायरीज अभी भी काफी स्ट्रांग बनी हुई थी। थोड़ी इंक्वायरीज इंपैक्ट हुई फ्लड की वजह से, थोड़ी सी रूरल मोबिलिटी हिट हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी टू व्हीलर की इंक्वायरीज कम हुई हैं। बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग जोर पकड़ रही है। बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो किन शेयर्स में सबसे ज्यादा रुझान है, बता रहे हैं CNBC TV 18 के हरमास फटाकिया। और ये मार्जिन ट्रेडिंग की जो बढ़त है वो आप अगर देखें तो 2020 के अंत में जो 7,500 करोड़ का आंकड़ा था, वो 5 सालों में शुक्रवार की क्लोजिंग की अगर हम आंकड़ा देखें तो 13 गुना बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बढ़ा है। अगर आप उसे साल दर साल भी देखें तो जिस तरह की बढ़त हमें इस आंकड़े में देखने मिली है, ना सिर्फ इस पूरे ओवरऑल आंकड़े में, जबकि जो शेयर है जिन पर मार्जिन ट्रेडिंग की गई है उसमें भी लगभग 10 गुना तेजी देखने मिली है। जबकि 49 करोड़ शेयर 2020 के अंत में थे, यही आंकड़ा अब शुक्रवार की क्लोजिंग में बढ़कर 480 करोड़ शेयर्स तक जा पहुंचा है। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काम करती कैसे है? अब ये वो ऐसी फैसिलिटी है जो ब्रोकर्स, निवेशकों या ट्रेडर्स को दी जाती है। अगर आप अपने मौजूदा कैपिटल से ज़्यादा अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं, आप अगर इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगर आप उसमें से 200 रुपये की तुरंत पेमेंट कर दें और ब्रोकर से बाकी के 800 रुपये की फंडिंग जो है वो ब्रोकर के ज़रिए आती है। अगर इस लेवरेज के ज़रिए अगर ये ट्रेड में इस शेयर का भाव बढ़ता है तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक गिर जाए जिसमें आपने इस फैसिलिटी से ट्रेड की है तो ये आपके लिए एक रिस्क बन सकती है, क्योंकि उसके बाद ब्रोकर के पास ये अनुमति होती है कि वो शेयर को बेच सकता है अगर एडिशनल कोलैटरल आपके पास नहीं है ब्रोकर को देने के लिए। और एक कमजोर मार्केट में अगर इस तरह की सेलिंग की जाए तो सेलिंग का दबाव और बढ़ सकता है। ये इस MTF का एक रिस्क फैक्टर है। अब किन शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है? ये उन ज्यादा शेयरों में ट्रेडिंग ज्यादा होती है जो ब्लू चिप शेयर होते हैं, या तो सरकारी कंपनियां हैं या वो कंपनियां हैं जिनमें रिटेल होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। HAL में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है 1500 करोड़ की। फिर ब्लू चिप नाम्स आते हैं जियो फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, टाटा मोटर्स। सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें तो इसमें मैसगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम शामिल है, CDSL का नाम शामिल है, और सुजलॉन एनर्जी, REC, इन सभी शेयरों के नाम भी जिसमें रिटेल होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, येस बैंक, इन सभी के नाम भी शामिल है। हमने कुछ मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट मैच्योर हो जाने की वजह से इसमें बाजार को कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सेबी भी अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कह रहा है कि ये इस जो मैकेनिज्म है उसे फिर से रिव्यू किया जा रहा है, किन शेयरों को लाया जाए, किन शेयरों को रखा जाए और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, इसे भी दोबारा रिव्यू करा जाना चाहिए। तो फिलहाल बाजार को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बड़ा सब्सटैंशियल इंक्रीज इस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में देखा गया है पिछले 5 सालों में। पूरे बाजार की नजर 12 सितंबर को होने वाली सेबी बोर्ड की बैठक पर है। सूत्रों के मुताबिक सेबी इस बैठक में कई बड़े फैसले ले सकता है। ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं मनी कंट्रोल के ब्रिजेश कुमार। तो ब्रिजेश जी बताएं, क्या है सेबी बोर्ड की बैठक का एजेंडा? बिल्कुल, अगर देखें तो जो थीम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की थीम है, और इस थीम के तहत ही काफी सारे जो आइटम हैं वो जो है बोर्ड के लिए लिस्ट किए गए हैं।
सबसे बड़ी बात अगर जो कहें कि जो बहुत ही बड़े साइज के आईपीओ यानी जो मेगा आईपीओ जो होते हैं उनके लिए कम हिस्सा बेचकर भी आईपीओ लाने की जो मंजूरी है वो दी जा सकती है। साथ ही जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है ऐसे बड़े आईपीओ के लिए, उसका पालन करने के लिए भी मियाद बढ़ाई जा सकती है। साथ ही 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनकी संख्या भी अभी 25 से इसको बढ़ाकर 30 किया जा सकता है। एक और खास बात है कि जो बीमा कंपनियां हैं या जो पेंशन फंड हैं उनके लिए 7% का अलग से एक कोटे का भी प्रस्ताव जो है वो किया जा रहा है, तो ये भी एक अहम चीज होगी। साथ ही टर्नओवर के आधार पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो डिस्क्लोजर देना होता है उसका नियम जो है लाया जा सकता है। ये बड़ी कंपनियों के लिए भी मददगार होगा क्योंकि हर बात में जो है 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का अगर है तो डिस्क्लोजर देने की शर्त थी, तो इसमें यहाँ भी थोड़ी रियायत होगी। साथ ही रीट्स और इनविट्स के लिए इक्विटी का दर्जा देने पर भी बोर्ड में चर्चा हो सकती है, ये काफी पुरानी मांग थी। रीट्स और इन्वेस्ट के लिए जो रणनीतिक निवेशक हैं इनके नियम बदलने का भी प्रस्ताव बोर्ड के पास जा सकता है। स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से जुड़े नियम में बदलाव, ये भी एजेंडे में है। साथ ही एक्सचेंज और जो दूसरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं इनके गवर्नेंस को बेहतर करने का भी नियम बोर्ड के पास जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, इनके लिए कई सारी रियायतों का प्रस्ताव जो है किया गया है, ये भी बोर्ड के पास चर्चा के लिए जा सकता है। गिफ्ट सिटी में जो रेजिडेंट इंडियन हैं उनको बतौर एफपीए रजिस्ट्रेशन देने की भी बात हो सकती है। एक्रेडिटर इन्वेस्टर वाले एआईएफ स्कीम को भी मंजूरी देने पर बोर्ड फैसला ले सकता है। शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिका में डायरेक्ट एक्सपोर्ट लगभग ठप है, लेकिन वो मैक्सिको और यूएई के जरिए थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये डर भी सता रहा है कि अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो उनके बायर्स वियतनाम या फिर मलेशिया का रुख कर सकते हैं। देखिए संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की एक्सपोर्टर से खास बातचीत। 50% ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंजीनियर्स एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा है। अभी क्या स्थिति है, कब से ये पूरा जब 22 अगस्त के बाद से एकदम शुरू हो गया था या अभी फिलहाल किस तरह एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? देखिए शुरू तो मार्च में ही हो गया था, पहले 232 के अंदर में हुआ, फिर जून में हुआ, फिर अगस्त में जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है उनके अंदर में हुआ। तो अभी तो है नेगोशिएशन, जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो उम्मीद अभी भी है कि टैरिफ्स में कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलेगा ही। लेकिन अभी तक आपके कारोबार में कितना असर हुआ है? कारोबार पे असर तो हुआ ही है, स्लो डाउन हुई है, बट ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में बन के जाएंगी, तो पॉजिटिवनेस अभी भी है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स तो मार्च महीने से बंद है यूएस के लिए। मेक्सिको से जा रहा है थोड़ा बहुत, तो हम लोग मेक्सिको एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जाता है लेकिन लिमिटेड है। श्रिम्स के बारे में तो ऐसा है कि जो क्वालिटी यूएस के लिए बनती है 19 काउंट्स 20 काउंट्स के नीचे, तो वो क्वालिटी के लिए इधर कोई ग्राहक नहीं रहता है, वो उधर ही जाता है। तो वी लॉस्ट इवन सम पॉइंट्स। तो इंजीनियरिंग में भी है, उधर भी, मतलब दैट इज अ फार्मर लाइन। बट तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट भी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी इस वक्त, या क्या मतलब उम्मीद कहीं है दूसरा अल्टरनेटिव मार्केट? किसी ने कहा है कि वो ट्रेड इज लाइक वाटर, तो इट फ्लोज, इट फाइंड्स इट्स ओन रूट। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वहाँ यूएस भी भेजना है, तो दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, प्लस दूसरे नए मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे लिए जो एक्सपोर्ट यूएस करना ऑल्टरनेट ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कंट्री में भेजो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन का चक्कर होता है, वो सब होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर स्पेसिफिकली सर्जिकल और मेडिकल डिवाइस के लिए कुछ सोचे और अलग से रियायत दे। ऐसा कुछ अपने को खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इवन हमारे कस्टमर जो है वो सोचते हैं कि ये सब ऑयल टैरिफ लगा रहा है, वो कुछ दिनों में रहने वाला है और 2-3 महीने के बाद वो कुछ समझौता हो जाएगा और कुछ तो वो लेवल पे आ जाएगा। हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर अभी है हमारे बिजनेस में चाइना और दूसरा है वियतनाम। तो जब तक चाइना का और हमारा टैरिफ डिफरेंशियल है कुछ 10-15%, सो वी आर ओके विद दैट, बट मेरे ख्याल में परमानेंटली रहने वाला नहीं है। टैरिफ्स के वजह से कॉम्पिटिटिव रहना मुश्किल है और इस सब में थोड़ा ये डर भी होता है कि कहीं हमारा क्लाइंट किसी और के पास अगर चला जाए। सबसे बड़ा थ्रेट इसमें अभी यही है, क्योंकि इस प्राइस पे तो हम कम्पीट कर नहीं पाएंगे। हम लोग का ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूएस और अफ्रीका में हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट है, और ट्रम्प की ये जो नीति आई है जिसके कारण
हमेशा पिछले लास्ट 6-7 मंथ से देख रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो इसके कारण प्राइसेस का बहुत ही फ्लक्चुएशन रहा है, चाहे ये एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो प्राइसेस डायनामिकली वेरी कर रहा है। हम लोग वी आर अनेबल टू compete in the market because of this dynamic changes, frequent changes। ये तो है कि हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? कोई बताना चाहेगा कोई अल्टरनेटिव? अपना ही कोई कस्टमर के साथ जुड़ के दूसरे कंट्री में जहाँ पे टैक्स कम है उधर अपना टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जैसे मैं अभी डिफ्यूजर्स बनाते हैं हम लोग, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके पार्ट्स भी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो पार्ट्स का टेक्नोलॉजी कहीं असेंबली करके यूएई में भेज दिया, यूएई से एक्सपोर्ट करवा दिया मेरे किसी क्लाइंट से, या ऐसे जहाँ पे कम टैक्सेशन है और जहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस है कि अपना प्रोडक्ट कहीं ये नहीं होगा। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस करना है इधर, यहाँ अभी भी इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है कोई भी बिजनेस करने में। अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो हमको बहुत आसान हो जाएगा। 10% इधर इंसेंटिव दिया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट से इसलिए बोल रहा हूँ। मैं यूएस से बेस्ट एक्सपोर्टर था, मुझे बहुत तकलीफ है इधर बिजनेस करने में। पोर्ट में जो एक राहत की उम्मीद आप लोग कर रहे थे, वो एकदम से ज़रूरत है या कुछ और आप लोग सजेस्ट करते हैं क्या? पर्टिकुलरली हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्ट के लिए चाहे तो उसको इमीडिएट ज़रूरत देना पड़ेगा, नहीं तो चाइना विल fill up this gap and then we will lost our customer permanently। जो सभी एक्सपोर्टर्स हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैकेज मिले, आर्थिक पैकेज मिले, जिससे कि कम से कम जो मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो उनके बायर्स हैं, वो न रूठें, कहीं दूसरे देशों में शिफ्ट ना हो। ये सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो खासतौर से इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ उनके जहन में है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली। साल के अंत में अगर आप छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब उसमें GST 2.0 को भी शामिल कर लें। GST में बदलाव ने ट्रैवल का पूरा गणित बदल दिया है। होटल और एयर ट्रैवल सब पर इसका असर होगा। कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी यात्रा को किफायती बना सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। बजट में ट्रैवल करने वालों के लिए GST 2.0 में अच्छी खबर है। अब 7,500 रुपए प्रति रात तक के होटल रूम्स पर सिर्फ 5% GST लगेगा। पहले GST 12% था। 7,500 रुपए से ज्यादा के कमरों पर GST 18% लगेगा। मान लीजिए आप 7,000 रुपए का एक कमरा बुक कराते हैं। GST 2.0 से पहले आपको इस पर 840 रुपए की GST देनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको इस पर 350 रुपए की GST ही देनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन आपको 490 रुपए का फायदा है। लेकिन अगर आप 7,000 के बजाय 8,000 रुपए का कमरा चुनते हैं तो इस पर आपको 1,440 रुपए की GST देनी पड़ेगी, यानी कि जो कमरे की कीमत है वो 9,440 रुपए आपको पड़ेगी। यानी कि इन दोनों में 7,000 और 8,000 में आपने कमरे के चुनाव में तो सिर्फ 1,000 का अंतर चुना, लेकिन टैक्स के बाद इन दोनों में जो अंतर है वो 2,000 का हो जाएगा। दूसरी सलाह है कि अगर जरूरी ना हो तो प्रीमियम एयर ट्रैवल से बचें। 22 सितंबर 2025 से बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकटों पर GST बढ़कर 18% हो जाएगा, जो पहले 12% था। यानी बिजनेस टिकट जो पहले से ही महंगा था वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। देखिए, नुकसान तो होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने एकदम से ट्रैवल आपका निश्चिंत है फिर तो आप कर लें। अभी अगर निश्चिंत नहीं है तो फिर वेट करें, क्योंकि आपको फेयर्स वगैरह भी ऊपर नीचे होंगे थोड़ा सा, क्योंकि एयरलाइन में कंपटीशन होता है। वो चाहते हैं कि जो फेयर पे बेचते थे, जो लोग समझते थे उसी पे रहे, तो वो लोग भी अपना फेयर एडजस्टमेंट भी करेंगे GST के हिसाब से। तो एंड यूज़र को एकदम से नहीं असर पड़ेगा, बट आने वाले समय में तो महंगा पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रीमियम ट्रैवल करना ही है तो 22 सितंबर से पहले टिकट बुक करा लें, क्योंकि भले ही यात्रा 22 सितंबर के बाद की हो, पहले बुक करने पर पुराना GST रेट 12% ही लगेगा। अगर आप इकोनॉमी यात्री हैं तो आपका GST 5% ही बना रहेगा। जो 22 सितंबर से GST का नया टैक्स स्लैब लॉन्च हो रहा है उसको हम काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारे होटल्स के अंदर डेफिनेटली हर गेस्ट को बेनिफिशियल रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा एक गेस्ट के लिए है, बिकॉज वही सेम रूम रेट जो आज की डेट के अंदर अगर 18% का एडिशनल टैक्स बर्डन किसी के ऊपर है, उसको कट के वो 5% पे रह जाएगा। तो एक 13% का लाभ किसी भी गेस्ट के लिए है। अगर आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं और आपने पुराने
12% जीएसटी के साथ टिकट बुक किया है और बाद में कैंसिल किया तो एयरलाइन को उतना ही जीएसटी वापस करना होगा। बाद में टैक्स रेट बदलने से आपकी रिफंड राशि प्रभावित नहीं होगी। रोहन सिंह, दिल्ली। जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद फूड डिलीवरी ऐप्स पर 18% टैक्स लगने से स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करना आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ओला, उबर जैसी कैब एग्रीगेटर्स अभी भी असमंजस की स्थिति में है। दरअसल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कैब एग्रीगेटर्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कितना जीएसटी लगेगा। अगर आप स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये खाना ऑर्डर करना आपको महंगा पड़े। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जितनी भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं उन पर डिलीवरी सर्विस पर 18% जीएसटी अब देना होगा। और ये जो जीएसटी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये उस 5% जीएसटी के अलावा है जो पहले से ही आप रेस्टोरेंट के बिल पर देते हैं। यानी कि हर एक ऑर्डर पर जोमेटो या फिर स्विगी को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बात की आशंका भी अब इस तरह से जताई जा रही है कि ये पैसा या तो आपकी जेब से जाएगा या फिर जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी कमाई से काटा जाएगा। तो जोमेटो, स्विगी जैसे जो फूड एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए तो जीएसटी का टैक्स क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर बात करें ओला, उबर या फिर रैपिडो जैसी राइड हेलिंग एप्लीकेशंस का, तो इस पर अभी भी कई सारी कंफ्यूजन है। खासतौर पर ये कहा जाए कि ये जो पूरा मैटर है वो ग्रे जोन में अटका हुआ है। कंपनियां चाहती हैं कि जीएसटी का नियम साफ हो। खासतौर पर जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में जो ड्राइवर्स हैं वो प्लेटफॉर्म फी पर 18% जीएसटी देते हैं, लेकिन राइड के किराए पर 5% जीएसटी नहीं लगता है जैसा कि कमीशन बेस्ड मॉडल में होता है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर किस तरह से जीएसटी का टैक्स रहेगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस में कंपनियां दिखाई दे रही हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, नेशनल टेस्टिंग हाउस अब ड्रोन की टेस्टिंग भी शुरू करेगा। 10 सितंबर से गाजियाबाद में ड्रोन टेस्टिंग की शुरुआत होगी। कैसे ड्रोन की टेस्टिंग की जाएगी और कौन कौन से पैरामीटर पर यह टेस्टिंग होगी, इसका जायजा लिया असीम मनचंदा ने। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, लेकिन इसके लिए सरकार पीएलआई स्कीम भी चला रही है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन ड्रोन के लिए चाहिए होते हैं और वो भारत में ही होने शुरू हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ डीजी हैं एनटीएच हाउस के, आलोक श्रीवास्तव। सर, अब यहाँ बताइए, यहाँ पर ड्रोन की टेस्टिंग हम देख रहे हैं होती हुई, किस किस तरह का टेस्ट यहाँ पर ड्रोन के लिए किया जाता है? तो यहाँ जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, ये शॉक टेस्ट है, न्यूमेटिक शॉक टेस्ट। इसके अलावा इन्वायरमेंटल टेस्ट और ह्यूमिडिटी टेस्ट, डस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ, जो टोटल 7 में से 5 टेस्ट हमारे यहाँ अब होने लग गए हैं और ये हम परसों इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अच्छा, तो सर्टिफिकेशन इसके बाद कंपनियों को मिलेगा कि आप ये जो डीजीसीए की गाइडलाइंस हैं आप इनके ऊपर खरा उतरते हैं? हाँ, तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो एज पर डीजीसीए नॉर्म्स ही होते हैं और उन्हीं को कंप्लाई जो ड्रोन करता है, फिर ये टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे वो सर्टिफिकेशन के लिए डीजीसीए को अप्लाई कर सकता है। एंड देन जो भी एजेंसी होगी उसको वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके दे कैन गिव सर्टिफिकेशन। अच्छा, टाइम कितना लगता है और खर्चा कितना आता है? टेस्ट में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस जो न्यूमेटिक शॉक टेस्ट है, आई थिंक विद इन 1 वीक जो हमारे यहाँ जितने टेस्ट हैं दे कैन बी डन। और सर्टिफिकेशन इट टेक्स टाइम, बट डीजीसीए के सेट नॉर्म्स हैं वेबसाइट पे कि आई थिंक 1 और 2 मंथ में दे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी कितनी एप्लीकेशन आपके पास बननी, कितनी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं ड्रोन टेस्टिंग के लिए? टेस्टिंग का तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले। सर्टिफिकेशन के लिए हमारे पास 56 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसमें से 2 हम लोग सर्टिफिकेट भी एज पर डीजीसीए रिकमेंडेशन इश्यू करने वाले हैं। डीजीसीए ने किया हमारी रिकमेंडेशन। तो ये थे आलोक श्रीवास्तव जो कि जानकारी दे रहे थे कि 7 तरह के यहाँ पर टेस्ट होते हैं। इन टेस्टिंग के बाद भारत में उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे कि ड्रोन भारत में लॉन्च होना काफी आसान हो जाता है। और ये इसका एक फायदा ये भी है कि जो दूसरे देशों से घटिया क्वालिटी के ड्रोन आ रहे हैं या फिर अनअप्रूव्ड ड्रोन आ रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से इसके जरिए, सर्टिफिकेशन के जरिए रोक लग सकती है। अच्छी क्वालिटी के ड्रोन भारत के अंदर आएंगे और ये एक पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया के तहत गुजरते हैं, जिसको कि एनवायरमेंटल टेस्ट भी किया जाता है, डस्ट टेस्ट किया जाता है, स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद ही कोई भी ड्रोन भारत के अंदर एंट्री ले सकता है। तो इसका उद्घाटन अब हो गया और बहुत जल्दी ही इसके सर्टिफिकेट भी लोगों को मिलने की शुरुआत हो जाएगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, गाजियाबाद।
नेपाल से जहां सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के युवा काठमांडू की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में 14 लोगों की मौत की खबर है। इस प्रदर्शन की अगुवाई नेपाल में युवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी आज सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए थे, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति के साथ साथ पीएम आवास के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सीलबंद कर दिया है। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। काठमांडू में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। इसके तहत बड़े पैमाने पर नशा मुक्त भारत अभियान और फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है। इस अभियान के तहत देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर 75,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जो खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की जरूरतों पर केंद्रित होंगे। साथ ही सभी आंगनवाड़ियों में पोषण माह भी मनाया जाएगा, ताकि पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन भागीदारी और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत पहल है, जिसमें निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य साझेदारों से भागीदारी की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपिया के रहने वाले आमिर अहमद डार के रूप में हुई है। वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। इस ऑपरेशन को पूरा नाम जो दिया गया है वो है ऑपरेशन गुड्डर। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 2 सैनिक घायल हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के हालात अभी भी काफी नाजुक बने हुए हैं। राज्य के 23 जिलों के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 4 लाख के करीब लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब तक 46 लोगों की बाढ़ और बारिश की वजह से जान जाने की खबर है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी जोरदार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे के कारण कई ट्रेनों को रोका गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर भी बिगड़ते मौसम के चलते 2 नेशनल हाईवे समेत 824 सड़कें अभी भी बंद है। मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अब कैंसर को मात देने वाली वैक्सीन आ गई है। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। तो क्या ये वैक्सीन किस तरह से काम करेगी, इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखें।